नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे गेहूं भंडारण से एफसीआई की मुश्किलों के बारे में। देखेंगे दिल्ली में कहां बनेंगी 4 नई सब्जी मंडियां। बताएंगे मानसून की मुश्किल से कैसे निपटेगी सरकार। समझेंगे सौर ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करेगी यूपी सरकार। साथ ही आपको बताएंगे कचरा बिनने वाले क्यों होंगे सम्मानित। अगर मानसून की कमी की वजह से आपको महंगाई की चिंता सता रही है तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश को आश्वस्त किया है कि कमजोर मानसून के बावजूद केंद्र सरकार खाने पीने की जरूरी चीजों को महंगी नहीं होने देगी। मौसम विभाग ने जुलाई में सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई है, जिसका असर खाने पीने की चीजों पर होने की संभावना है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने लोगों को भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार खाने पीने की जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होने देगी। कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से भी आवश्यक चीजों के दामों में तेज बढ़ोतरी रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। मौसम विभाग ने जुलाई और अगस्त में बारिश 10% तक कम रहने की आशंका जताई है। बारिश कम रहने से कृषि पैदावार प्रभावित होने की आशंका के बीच सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इस साल गेहूं सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गेहूं भंडारण को लेकर चिंतित है। दरअसल इस साल गेहूं खरीद मानकों में सरकार ने छूट दी थी, जिसकी वजह से खराब गेहूं की भी खरीदी हुई थी। अब वही खराब गेहूं एफसीआई की मुश्किल बन गया है। गेहूं खरीद में छूट का खामियाजा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल एफसीआई ने सरकार के आदेश के बाद खराब गेहूं की भी खरीदी की थी, ताकि किसानों को बेमौसम बारिश से हुए नुकसान से उबारा जा सके। जिसका खामियाजा ये हुआ कि सरकारी एजेंसी ने गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए भारी मात्रा में गेहूं की खरीदी की थी। लेकिन अब एफसीआई को गुणवत्ता विहीन गेहूं बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एफसीआई के पास 27 मिलियन टन गेहूं का भंडार है, लेकिन खरीदार न मिलने की वजह से गेहूं खराब होने का डर है। जुलाई में सामान्य से कम बारिश की संभावना से किसानों की मुश्किलें भले ही बड़ी हो, लेकिन केंद्रीय कृषि सचिव की माने तो कम बरसात का असर धान की रोपाई पर नहीं पड़ेगा। जबकि मौसम विभाग ने जुलाई माह में सामान्य से 8% कम बरसात की उम्मीद जताई है। सामान्य से कम बारिश की संभावना का असर धान की बुआई पर नहीं होगा। केंद्रीय कृषि सचिव ने कहा है कि अगर जुलाई के दौरान देश में सामान्य से कम बरसात भी होती है तो इसका असर धान रोपाई पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृषि मंत्रालय ने स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई के दौरान सामान्य से 8% कम बरसात हो सकती है, जिसकी वजह से धान की खेती प्रभावित हो सकती है। इस साल धान की बुआई में पिछले साल के मुकाबले कुछ कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 26 जून तक देश भर में धान का रकबा 23.30 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 7% कम है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को मंजूरी मिलने के बाद तेजी से इस पर काम शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश की सभी मंडियों को ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। शुरुआत में इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब कुछ ही दिनों बाद किसान आसानी से अपना माल इंटरनेट के माध्यम से बेच सकेंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिल गई है। शुरुआती 3 साल में 10 राज्यों की 50 मंडियों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा और धीरे धीरे बाकी बची मंडियों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। नेशनल कॉमन मार्केट के नोट के मुताबिक राज्य सरकारों को नेशनल कॉमन मार्केट को अपनाने के लिए मंडियों में ट्रेडिंग की नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। पूरे क्षेत्र में ट्रेडिंग के लिए सिंगल लाइसेंसिंग की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही मंडी टैक्स के लिए सिंगल टैक्स की व्यवस्था और मंडियों में ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन की व्यवस्था करनी होगी। अगले साल से झारखंड के किसान अपने ही राज्य के प्रमाणिक बीजों का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल झारखंड कृषि विभाग बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। इसके लिए राज्य कृषि विभाग की कुल 175 हेक्टेयर फार्म की जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा। झारखंड सरकार कृषि उत्पादन के साथ साथ राज्य में बीज उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
कृषि विभाग ने पहली बार खरीफ फसल के दौरान सरकारी फार्म में बीज उत्पादन का कार्य शुरू किया है। राज्य के सभी जिलों में कृषि विभाग के पास कुल 175 हेक्टेयर फार्म की जमीन है। पहली बार समय रहते यहाँ धान के प्रमाणिक बीज का उत्पादन शुरू किया गया है। प्रति हेक्टेयर धान के बीज उत्पादन की उत्पादकता 45 क्विंटल रहती है। इस लिहाज से करीब 7,900 क्विंटल बीज तैयार होगा, जिसका उपयोग अगले साल खरीफ फसल में किया जा सकेगा। झारखंड में हर साल खरीफ के दौरान करीब 1 लाख क्विंटल बीज की खरीद बाहर से की जाती है। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें ताजा फल और सब्जियां और आसानी से कम दाम पर मिल सकेगी। दिल्ली सरकार राज्य में 4 नई फल सब्जी मंडी शुरू करने की योजना बना रही है। अब दिल्ली सरकार लोगों तक ताज़ा सब्जियां और फल को पहुंचाने के लिए अच्छी शुरुआत करने जा रही है। सरकार के इस पहल से दिल्ली के लोगों को एक साथ 2 फायदा होगा। एक तरफ उन्हें कम दाम पर सब्जियां मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को ताज़ा सब्जियां भी मिल सकेंगी। साथ ही किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए नए बाजार मिल जाएंगे। ये 4 प्रमुख थोक बाजार मंगोलपुरी, नसीरपुर, ओखला और टिगरी खानपुर इलाकों में बनाए जाएंगे। इस समय आजादपुर, गाजीपुर और ओखला में सब्जियों के 3 प्रमुख थोक बाजार हैं। सरकार जल्द ही दिल्ली विकास प्राधिकरण इस बाजार के लिए जमीन मांगेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिर क्यों प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ। हरियाणा के हिसार में पशुपालन को स्वरोजगार योजना के तहत जोड़कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना पशुपालन और डेयरी विभाग ने बनाई है। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा पर तेजी से काम कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के हिसार में पशुपालन को स्वरोजगार योजना के तहत जोड़कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की योजना पशुपालन और डेयरी विभाग ने बनाई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवाओं को 50% अनुदान राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। हरियाणा के हिसार में अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने अच्छी पहल की है। अब पशुपालन और डेयरी विभाग अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवकों के स्वरोजगार स्थापित करवाने के लिए 50% अनुदान राशि पर पशु डेयरी स्थापित करवाएगी, जिसके तहत 3 भैंसों की डेयरी पर 1.5 लाख, 6 सुअरों की यूनिट पर 50,000, 21 भेड़ पालन की यूनिट पर 1 लाख तथा 21 बकरी पालन की यूनिट पर 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही इन सभी पशुओं की बीमा राशि विभाग द्वारा वहन की जाएगी। पशुपालन विभाग पशुओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क टीकाकरण भी करेगा। मध्य प्रदेश सरकार राज्य का पहला गौ अभयारण्य बनाने की योजना पर काम शुरू कर चुकी है। 32 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अभयारण्य में गौवंश की उम्दा नस्ल को तैयार करने के साथ साथ दवाएं और सौंदर्य पदार्थ भी बनाए जाएंगे। पशुपालन की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने एक और अच्छी पहल की है। राज्य सरकार 32 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला गौ अभयारण्य बनाएगी। 1100 एकड़ में इस अभयारण्य को तैयार करने की योजना है। इसमें 5000 गायों को रखने का लक्ष्य है। इसकी स्थापना पर काम शुरू हो गया है। अभयारण्य में गोवंश के विकास के साथ ही गोमूत्र पर विस्तृत अध्ययन के लिए रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहाँ गोवंश की उम्दा नस्ल को तैयार करने पर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। गौमूत्र से विभिन्न रोगों की दवाओं के साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों को भी तैयार किया जाएगा। साथ ही अभयारण्य की गायों द्वारा मिलने वाले दूध और गोबर के उपयोग के लिए भी यहाँ प्लांट लगाया जाएगा, जो 2 साल में पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें वैकल्पिक ऊर्जा पर तेजी से काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की छतों पर सौर पैनल लगाकर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने की योजना बना रही है। बिजली की समस्या से लंबे समय से जूझ रहा उत्तर प्रदेश अब बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा को विकल्प के रूप में देख रहा है। राज्य सरकार की नजर छतों पर सौर पैनल लगाकर 2017 तक 20 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने पर है। इसके लिए छतों पर सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे ताकि बिजली जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सके। उत्तर सरकार पहले ही निजी घरों और भवनों पर सौर पैनल लगाने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति की घोषणा कर चुकी है। इस नीति के तहत उद्यमियों को सौर पैनल से उत्पादित अतिरिक्त बिजली ग्रिड की आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गई है। गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच आसान बनाने और इंटरनेट के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से आम लोगों को अच्छा फायदा होगा। प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने भी केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जमकर तारीफ की है।
केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सराहना प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने की है। रतन टाटा ने कहा कि सरकार की इस पहल से देश के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा, खासकर उन लोगों को जो गांव से अपना व्यापार चलाते हैं। रतन टाटा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा है कि डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ भारत अपने नागरिकों को बाकी दुनिया से जोड़कर उनके हाथों में बड़ी ताकत देगा। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को इतनी वरीयता और प्राथमिकता देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में खरीफ सत्र में बम्पर बुआई हुई है। राज्य कृषि मंत्रालय की माने तो इस साल पिछले साल की तुलना में 300% से भी ज्यादा क्षेत्रों में बुआई हो चुकी है, जबकि देश भर में फसलों की बुआई का आंकड़ा 4 जुलाई तक 57% से अधिक दिखाया गया है। पहले कम मानसून की आशंका से किसान और सरकार दोनों की मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन जून महीने के आखिर तक अच्छी बारिश की वजह से खरीफ फसलों की बुआई का रकबा पूरे देश में बढ़ा है। अभी तक खरीफ सत्र में फसल बुआई के जो आंकड़े सामने आए हैं, उससे बेहतर पैदावार की उम्मीद बंधी है। जून में झमाझम बारिश से महाराष्ट्र में खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में 300% से भी ज्यादा क्षेत्रों में हो चुकी है, जबकि देश भर में फसलों की बुआई का आंकड़ा 57% अधिक दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्र कृषि मंत्रालय के अनुसार 4 जुलाई तक 63.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 15.70 लाख हेक्टेयर में बुआई की गई थी। उत्तराखंड सरकार राज्य की कृषि को और फायदे का सौदा बनाने और कृषि उत्पादों की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छी पहल कर रही है। अब राज्य के किसानों को नाबार्ड और बायफ जैसी संस्थाएं कृषि, बागवानी, वानिकी, फल उत्पादन, पशुधन विकास और जल संवर्धन की योजनाओं में सहयोग करेंगे। उत्तराखंड सरकार छोटे और सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन और नाबार्ड मिलकर राज्य के किसानों की मदद करेंगे। ये संस्थाएं राज्य के सभी जिलों में कृषि, बागवानी, वानिकी, फल उत्पादन, पशुधन विकास और जल संवर्धन की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसके लिए अल्मोड़ा जनपद को पायलट प्रोजेक्ट तौर पर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 माह के भीतर इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर प्रस्तुत की जाए। इसके लिए वित्तीय सहायता नाबार्ड द्वारा भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की इस पहल से गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। एक बार फिर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कचरा बिनने वालों को क्यों सम्मानित करेगी सरकार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एक बार फिर स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को लेकर गंभीरता दिखाई है। केंद्र सरकार पर्यावरण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए एक और अच्छी पहल करने जा रही है। अब लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में सरकार ऑनलाइन चैनल की मदद लेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने एक बार फिर स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को लेकर गंभीरता दिखाई है। एनजीटी ने इस बार उत्तर रेलवे से नाराजगी जताते हुए विभाग से उन लोगों की सूची बनाकर देने को कहा है जो रेलवे ट्रैक या उसके आसपास गंदगी फैलाते हैं। अगर आप रेलवे ट्रैक या उसके आसपास गंदगी फैलाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है इस वजह से आपको अच्छा खासा हर्जाना भरना पड़े। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर रेलवे के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उन लोगों की सूची बनाकर मांगी है जिन्होंने गंदगी फैलाने में पकड़े जाने के बाद जुर्माना देने से मना किया हो। गौरतलब है कि एनजीटी ने रेलवे ट्रैक पर गंदगी फैलाने वालों पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाने के निर्देश दिए थे। साथ ही रेलवे ट्रैक के आसपास से अवैध निर्माण को हटाने, आसपास स्थित बस्तियों में मोबाइल शौचालय और कूड़ेदान उपलब्ध कराने को भी कहा था, लेकिन रेलवे ये सब करने में सफल नहीं रही है। कचरा बिनने वाले अब खुद की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना सकेंगे। केंद्र सरकार एक नई पहल के तहत उन लोगों को सम्मानित करने की योजना बना रही है जो भारत को साफ बनाने में जुटे हैं। अब केंद्र सरकार देश की जनता के लिए कुछ हटकर काम करना चाहती है। अब उन लोगों को पहचान दिलाने के लिए सरकार काम करेगी जिनके समाज में कोई पहचान नहीं है। दरअसल एक नई पहल के तहत कचरा चुनने वालों को अब सरकार सम्मानित करेगी। केंद्र सरकार ने भारत को साफ बनाने के काम में जुटे ऐसे लोगों को राष्ट्रीय अवार्ड देने का फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में लाखों कचरा बिनने वाले हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, पर हमारा समाज उनकी अनदेखी करता है। लेकिन अब मंत्रालय देश के 3 सबसे बेहतर कचरा बिनने वालों को 1.5 लाख रुपए के साथ राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित करेगी। स्मार्ट सिटी का चयन किस आधार पर हो, ये एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है।
हर शहर खुद को स्मार्ट शहर के रूप में पेश करने का दावा कर रहा है। हालांकि स्मार्ट सिटी के लिए उन्हीं शहरों का चयन किया जाएगा जो सभी जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे। स्मार्ट शहर का सपना हर कोई सजाए बैठा है, लेकिन स्मार्ट सिटी का तमगा उन्हीं शहरों को मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। जिन शहरों में 50 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी और अगले 5 साल तक सालाना 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय की क्षमता होगी, महाराष्ट्र सरकार जुलाई के अंत तक केंद्र को 10 संभावित स्मार्ट शहरों के प्रस्ताव की सिफारिश करेगी। इस योजना को लागू करने की वित्तीय क्षमता और योजना ऐसे शहरों के चयन की प्रमुख कसौटी होगी। नगरपालिका परिषदों और निगमों को स्मार्ट सिटी के लिए अपना दृष्टिकोण और कुल प्राप्त अंक विभाग को 10 जुलाई से पहले सौंपना होगा। केंद्र सरकार पर्यावरण के प्रति गंभीरता दिखाते हुए एक और अच्छी पहल करने जा रही है। अब लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने में सरकार ऑनलाइन चैनल की मदद लेगी, जहां पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित सभी जानकारियां होंगी। केंद्र सरकार पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। अब मंत्रालय पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पर्यावरण चैनल खोलने की तैयारी में जुटी है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि हम एक इंटरनेट हरित चैनल शुरू करने और डीडी किसान चैनल पर पर्यावरण पर 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित करने की भी योजना बना रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण संबंधित अभियान में हिस्सा ले सके। मीडिया की स्वच्छ भारत पहल और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सक्रिय भूमिका है। जलवायु परिवर्तन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई तो 2080 तक शहरी इलाकों में गर्मी से मरने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। 52 शहरी केंद्रों पर किए गए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। जलवायु परिवर्तन मनुष्य के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने जलवायु परिवर्तन पर किए गए एक अध्ययन में अनुमान जताया है कि 2080 तक भारत के शहरी इलाकों में गर्मी से मरने वालों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। ये अध्ययन 52 शहरी केंद्रों से एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है। इसके अनुसार 21वीं सदी के आखिर में गर्मी से संबंधित मौत के मामलों में 71 से लेकर 140% तक वृद्धि का अनुमान है। अध्ययन में कहा गया है कि गर्मी से संबंधित मौतों के मामलों में बढ़ोतरी सर्दियों के मौसम में ठंड से होने वाली मौतों की संख्या को पीछे छोड़ देगी। कितना अच्छा होगा कि घर बैठे ही आपको आपकी बीमारियों का निदान मिल जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बहुत अच्छी पहल लोगों के हित में की है। अब आप स्वास्थ्य सुझाव, बीमारियों के बारे में जानकारी महज एक फोन कॉल के जरिए कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की अनोखी पहल से अब आप स्वास्थ्य सुझाव और बीमारियों के बारे में जानकारी एक फोन पर हासिल कर सकेंगे। सरकार ने 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इससे लोग विविध स्वास्थ्य मुद्दों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी पा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके जरिए विभिन्न सूचनाओं के साथ साथ बिल्कुल मुफ्त डॉक्टरी सलाह भी ले सकेंगे। इस पर फोन करने वाला व्यक्ति स्वास्थ्य सुझाव, बीमारियों, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं, कार्यक्रमों, सुविधाओं, करियर विकल्पों समेत स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी प्रमाणित जानकारी हासिल कर सकता है। हालांकि उपयोगकर्ता को टोल फ्री नंबर 1800-180-1104 पर अपनी जानकारी बतानी होगी, जिसके बाद संबंधित जानकारी मुहैया होगी। HIV जैसी घातक बीमारी को रोकने के लिए भारत के साथ साथ विश्व भर में काम किया जा रहा है। HIV पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने एड्स के इलाज के लिए एक नई कारगर पद्धति खोजने का दावा किया है, जिसके जरिए वैज्ञानिक HIV संक्रमण को शुरुआत में ही रोकने में सक्षम होंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एड्स जैसी घातक बीमारी को शुरुआत में ही काबू में कर लिया जाएगा। वैज्ञानिकों ने HIV के इलाज के लिए नई कारगर पद्धति खोजने का दावा किया है। इस नई पद्धति के जरिए वैज्ञानिक HIV संक्रमण को शुरुआत में रोकने में सक्षम होंगे। शरीर में संचारित होने के तुरंत बाद HIV-1 वायरस CD40 नाम की इम्यून कोशिका को प्रभावित करके नष्ट कर देता है। माना जाता है कि ये कोशिका सामान्य तौर पर वायरस के खिलाफ बचाव का काम करती है और अन्य कोशिकाओं की वायरस रोधी गतिविधियों को शुरू करने में सहायक होती है। CD40 से उत्पादित होने वाला तत्व इंटरल्यूकिन 21 HIV-1 जैसे वायरसों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाता है। ये ऐसी इम्यून कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है जो HIV-1 जैसे वायरस को मारने में सक्षम है। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।
अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।